नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत कौन-कौन से अनुच्छेद आते हैं और किस-किस चीज़ों से रिलेटेड कौन-कौन से भाग हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, देशी रियासतों का भारत में विलय। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भारत की अनुसूचियों के बारे में और प्रस्तावना के बारे में और कौन-कौन से देश से कौन-कौन सी चीज़ें ली गई हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ था। क्योंकि जो है, देखो, पहले क्या था कि अब पहले जब अंग्रेज थे तो छोटे-छोटे अलग-अलग प्रांतों में भारत पूरा बटा हुआ था, ये छोटे-छोटे। तो इस इनको जो है सबको एकत्रित करके जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तब सबको एकत्रित करके उनको एक देश बनाया जाना था, भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत की जब गठन हुआ तो पाकिस्तान को तो बात छोड़ दो। अब जब भारत का गठन हो रहा है तो उन सब छोटे-छोटे रियासतों का कुछ-कुछ बोलते थे कि हमको पाकिस्तान में जाना है, कुछ बोल रहे थे कि हमको इंडिया में सम्मिलित होना है, कुछ बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये सब उनके पास ये फ्रीडम भी थी कि आप चाहें तो स्वतंत्र हो सकते हैं या चाहें तो आप किसी पाकिस्तान या फिर इंडिया के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। इन छोटे प्रांतों को ये आज़ादी दी थी अंग्रेज़ों ने, ऐसा बोला था उन लोगों ने। तब यहाँ पे दिक्कत स्टार्ट होनी शुरू हुई और इसका जो ज़िम्मा दिया गया, सभी देखो यहाँ पे लिखा है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए ज़िम्मेदार वल्लभ सॉरी करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो इन सब छोटे-छोटे प्रांतों को ही ये सबको मिला के एक देश बनाने की ज़िम्मेदारी किसको सौंपी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि आपको पता भी होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले मंत्रिमंडल के अंतर्गत गृह मंत्री बनाए गए थे। तो ये जो है, इनको ये सब काम सौंपा गया कि छोटे-छोटे प्रांतों को सबको एक सम्मिलित करके अपने देश के अंतर्गत शामिल करवाओ आप। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी इनके कार्य के लिए इनको भारत का भी स्मारक यानी भारत को बनाने वाला और लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो सरदार वल्लभ भाई का पटेल का इस सब चीज़ों में काफ़ी योगदान था। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। ये जो पॉइंट है दूसरा सेकंड वाला पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना है ज़्यादा मेनली मुख्य रूप से। देखो, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के आधार पर माध्यम से, और जम्मू कश्मीर जो रियासत था उसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो सब प्रांतों को भारत के अंतर्गत शामिल किया जा रहा था, अलग अलग प्रांतों को। तो उस समय जूनागढ़ एक क्षेत्र था, एक हैदराबाद, एक जम्मू कश्मीर, ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जो कि भारत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, ठीक है। ये लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन ये जूनागढ़ जो है ये पाकिस्तान के अंतर्गत जाना चाहता था, और हैदराबाद जो है स्वतंत्र रहना चाहता था, और कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर जो है ये भी स्वतंत्र रहना चाहता था। तो जो अपने वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये लोग बोलना चाह रहे थे कि इनको आप सम्मिलित हो जाइए इंडिया के अंतर्गत, छोटा सा आप लेके प्रांत रह के क्या कर लेंगे। लेकिन इन लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, जूनागढ़ के अंतर्गत जैसे कि अलग अलग लोग पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे फिर से वोटिंग करवाई गई। लोगों को लोगों के द्वारा वोटिंग करवाई गई कि आप किस देश में शामिल होना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ के राजा तो बोल रहे थे कि हमको पाकिस्तान में शामिल होना है, लेकिन जनता क्या बोलना चाहती है कि जनता का वहाँ पे चुनाव करवाया गया, तो जनता ने जो है भारत में सम्मिलित होने के लिए अपना ज़्यादा वोट मिला। तो उस हिसाब से जूनागढ़ जो रियासत थी इसको भारत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया जनमत संग्रह के आधार पर, यानी चुनाव के आधार पर। और हैदराबाद, आपको पता होगा हैदराबाद के निज़ाम काफ़ी फेमस हैं। तो हैदराबाद की जो एक रियासत थी ये अपने इंडिया के अंतर्गत नहीं सम्मिलित होना चाहती थी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, ऑपरेशन पोलो नाम से एक सैन्य कार्रवाई करेगी, जिसके अंतर्गत उनको सबको अरेस्ट किया गया, मतलब पुलिस कार्रवाई के थ्रू ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ये मतलब आप ऐसा समझ लो कि सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है ना। तो पुलिस कार्रवाई के थ्रू ही उनको अरेस्ट करके उनको मिलाया गया भारत के अंतर्गत, ऑपरेशन पोलो के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत किसके लिए चलाया गया था, तो हैदराबाद को इंडिया में शामिल करने के लिए चलाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर तो आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने जब पाकिस्तान वालों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था, जब जम्मू कश्मीर जैसे कि स्वतंत्र होना चाह रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, स्वतंत्र था, ये कुछ समय तक स्वतंत्र भी था। बाद में पाकिस्तानियों ने इसको अपने ओर मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर को इस पे हमला कर दिया, और अपने अंदर शामिल जब कर रहा था तो राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इंडिया से गुहार लगाई कि हमको बचा लो, हमको पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना है। तो उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला कि तब आप इंडिया में सम्मिलित हो जाइए, तब हम आपकी बेवजह हेल्प क्यों करेंगे। तो इन्होंने जो है भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कि हाँ हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप हमको बचाइए पाकिस्तानियों से। तो इन्होंने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा, और इस तरह से वो भारत का अभिन्न अंग हो गया जम्मू कश्मीर हमारा, ठीक है। और देखो, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह पर, हैदराबाद को
पुलिस कार्यवाही के थ्रू ऑपरेशन पोलो चला करके और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के अंतर्गत मिलाया गया। बस इतने ही पॉइंट आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसको पढ़ लेते हैं। देशी रियासतों को भारत संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का जो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रांतों को एक देश बनाने में। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि हमारा जो संघ, जैसे इंडिया को ही संघ बोला जाता है, आपको पता होगा। तो संघ का और उसका जो राज्य क्षेत्र क्या क्या होगा, किस तरह से अपना शासन करेगा, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत राज्यों का संघ है, छोटे छोटे राज्यों का, हमारे जैसे यूपी बिहार पटना सब, सॉरी यूपी बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड जितने सब अलग अलग राज्य हैं उन सबको मिला के ही हमारा देश बनता है। तो भारत इस तरह से राज्यों का संघ है जिसके अंतर्गत 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक ना, ये गलत लिखा है, जम्मू कश्मीर ये पहले पुरानी बुक है तो आप अपडेट कर लीजिएगा। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया देश राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, भारत एक देश नहीं है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक ना, अगर संविधान की भाषा में देखा जाए तो भारत को हमेशा संघ बोला जाता है कि राज्यों का भारत एक संघ है। और अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आपके अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक ना, शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। सबको आपको ध्यान रखना है, इस तरह से मैं रिवाइज भी करवाता चलूंगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, यानी कि पहले अनुच्छेद के अंतर्गत ही लिखा गया है सभी राज्यों के बारे में कि कहाँ कहाँ हमारा कितना कितना क्षेत्र है, किस किस तरह से कौन कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट हो गए, यानी कि अलग से अगर कोई देश किसी कोई एरिया इंडिया कैप्चर करता है अगर भविष्य में, तो वो भी भारत के अंतर्गत पार्ट हो जाएगा और वो उसको अनुच्छेद 1 में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है? भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी जैसे आप तेलंगाना बना था अभी 2014 में, तो हैदराबाद तेलंगाना ये सब जो, जैसे मान लीजिए अभी कोई अपने ये मान लो एमपी है तो एमपी को काट के अलग से ये एक छोटा सा राज्य बनाना है, एक दूसरा 2 राज्य बनाना है, तो ये सब जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। किसी नए राज्य को बनाना है या किसी पुराने राज्य को नए में सम्मिलित करना है, या फिर कहीं पे अगर मान लीजिए भारत किसी देश से दूसरा हिस्सा अगर जीतता है तो उसको भी अपना अगर इंडिया का पार्ट बनता है तो भी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही इस तरह से कार्य किया जाएगा और उसको सम्मिलित अनुच्छेद 1 में किया जाएगा। ठीक ना, लेकिन ये जो प्रक्रिया होगी अनुच्छेद 2 के तहत करी जाएगी। तो नए राज्यों का प्रवेश अगर किया जा रहा है तो उनको अनुच्छेद 2 में किया जाएगा, और नए राज्य बनाए जा रहे हैं तो ये सब जो है अनुच्छेद 2 के तहत होता है। आपको सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि नए अगर राज्य बनता है तो अनुच्छेद 2 के तहत बनता है, और जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे उनका सबका एरिया और उनका सबका सीमाएं के बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखा जाएगा। अनुच्छेद 3 किस चीज से संबंधित है इसको देखो, सीक्वेंस में है, सब कुछ याद करने में आसानी होगी। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये चीज़ें लिखी गई हैं कि नए अगर राज्य का निर्माण हो रहा है और वर्तमान राज्य के जो क्षेत्र हैं उनके सीमाओं में जो भी परिवर्तन किया जा रहा है, जैसे कि अगर किसी, जैसे अभी योगी जी खूब नाम परिवर्तित करते हैं कि इसका नाम बदल दो, तो वो सब अनुच्छेद 3 के तहत नाम वगैरह बदला जाता है। और सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है कि यहाँ तक हमारा एरिया है, इसका एरिया इधर हो जाएगा, तो ये सब सीमाओं में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। और नए राज्य, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात देखना है अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो नए राज्य सम्मिलित होगा तो अनुच्छेद 2 में, और अगर पुराने राज्यों के नाम वगैरह में परिवर्तन कर रहे हैं और सीमाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर रहे हैं तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, ये बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन आपको इसको इस तरह से ध्यान भी रखना है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के भाग, यानी जो टोटल 22 भाग हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग भाग में क्या क्या चीज़ें लिखा गया है। देखो यहाँ तक, ठीक ना, तो हम लोग इसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से ओवरव्यू बनेगा आपके दिमाग में कि किस तरह से टोटल, जैसे 395 अनुच्छेद हैं, देख सकते हैं यहाँ तक, तो ये अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, मान लीजिए 8वीं 10वीं में पढ़ते रहेंगे तो कक्षा, तो आपको इस तरह से रहता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसके अंतर्गत सब पार्ट में अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं। इस मतलब ये पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी गई, इस पैराग्राफ में इस विषय सूची टाइप से। तो ये जो है हमारे
भारतीय संविधान के भाग ये जो हो गया एक तरह से विषय सूची है किसका, अपने संविधान का, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें किधर किधर लिखी हैं। तो इसको हम लोगों को मतलब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स है, मान लो आप इंडेक्स समझते होंगे, तो ये अपने संविधान का इंडेक्स है। तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारे दिमाग में जो है पूरा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ से दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा कि हाँ अब चीज़ें रिलेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। देखो, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ, संघ मतलब अपना देश, और उसके राज्यों के क्षेत्रों के बारे में अनुच्छेद 1 से 3 के अंतर्गत ये चीज़ें बात कही गई हैं। ठीक। नागरिकता संबंधी प्रावधान, इसको भी याद रखना है कि ये भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। कब कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक। देखो, इसको ट्रिक से याद करोगे तो ज़्यादा समय तक आप याद नहीं रख पाओगे। कितने लोगों का आप ट्रिक याद करोगे इसको? हाँ, ये इसको आपको जो है बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। और कुछ ट्रिक हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत आसान ट्रिक हैं, तो उनको मैं बस बताऊंगा आपको। भागे कंफ्यूज करने वाला आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। देखो, पहले क्या आएगा, संघ आएगा और उसका राज्य क्षेत्र आएगा। तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक भर में संघ और राज्य क्षेत्र हो गया। नागरिकता संबंधी प्रावधान, कि भारत का नागरिक के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस किस चीज किसको भारत का नागरिक बोला जाएगा, तो ये सब लिखा गया है 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मौलिक अधिकार, फिर मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, नागरिकों के क्या क्या मौलिक अधिकार होंगे, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है ना, 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत ये जो है 31 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51। और इसमें से आपको ये अलग ध्यान रखना है कि भाग 4 क के अंतर्गत क्या है, मूल कर्तव्य, तो 51 क में है। इसको ध्यान रखना है। संघ के बारे में कहाँ कहाँ लिखा गया है, 52 से लेकर 151 तक। और संघ के बाद क्या आएगा, हमारा राज्य आएगा, तो 152 से लेकर 237 तक। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 निरंसित लिखा हुआ है। ये इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इसको आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बस आप इसको जिस पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, बस आपको उस तरह से समझने की कोशिश करना है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक। पंचायतें, पंचायतों के बारे में, फिर नगर पालिका के बारे में आएगा। तो पंचायतें को ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 243। तो इसमें से आपको ध्यान रखने वाली चीज़, देखो मैं पहले बता देता हूँ ध्यान क्या क्या रखना है। ध्यान आपको रखना है मौलिक अधिकार 12 से 35। ठीक। नागरिकता 5 से 11। ठीक। और क्या रखना है, मूल कर्तव्य किस में है, 51 क, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है इधर से। पंचायतें आपको याद रखनी है। पंचायत किस चीज़ से संबंधित है, आर्टिकल 243। और 243 के अंतर्गत क से अड़ा तक अलग अलग उसमें सब पार्ट हैं। ठीक ना। तो ये आपको 243 बस याद रखना है। और नगर पालिका में भी 243 में नगर पालिका भी है, लेकिन वो जो है अड़ा से होता है, तो ये त से स्टार्ट होता है यक्ष तक। ठीक ना। ये भी सीडी में लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो इस तरह से बन रहा है। ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। और देखो, सहकारी समितियां 243 से यज से लेके यन तक, ये मतलब क्रम है। जैसे कि मान लीजिए क ख ग घ, ऐसे छोटा छोटा पार्ट बना के नहीं लिखते हैं, उसी तरह से। तो मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक ना। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इसको जब आगे अपन पढ़ेंगे ना, जब मैं इसको फिर से सुनाऊंगा आपको रिलेट करके, तो आपको याद हो जाएगा। अभी से आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जितना बोल रहा हूँ उतना आप ध्यान से सुनते रहो। आगे जब मिलेगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा आपको, क्योंकि आगे मिलेगा ही। हम लोग पहले 1 पढ़ेंगे, फिर भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, पूरा आगे यही पढ़ना है। तो बस ये ओवरव्यू है, ताकि आपके दिमाग में बन सके कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखो, अनुसूची और अनुसूचित जनजातियों से क्षेत्र क्षेत्र के बारे में जो हमने बताई थी, वो 244 में है, आर्टिकल 244। ठीक। और देखो, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, मतलब किस तरह से शासन होगा और क्या क्या शक्तियाँ इसके पास रहेंगी, और क्या क्या संघ के पास, राज्यों के पास, ये सब चीज़ें जो हैं आर्टिकल 245 से लेकर 263 के अंतर्गत हैं। और वित्त, संपत्ति और संविदाओं और वाद से संबंधित 264 से लेकर 300 तक। भारत के राज्य क्षेत्र और भीतरी व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। क, ये जो 14 का, जो भाग 14 का ही क है, जिसमें अधिकरण है 323 क से 323 ख, ये 2 पॉइंट इसमें है। निर्वाचन, निर्वाचन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 324 से लेकर 329, यानी 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन है। भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन है। भाग 16 के अंतर्गत क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध।
इसमें 330 से 342 राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, अपने इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा अपनी हिंदी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि राजभाषा 243, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि राजभाषा जो है 343, 343, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, राजभाषा से संबंधित है आर्टिकल 343, 343 से लेके 351 तक है। और आपात संबंधी उपबंध, जब आपातकाल लगाया जाता है तो वो सब उपबंध ये हैं 352 से 360, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग मिलेंगे, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो हम इन सब डिटेल में अच्छे से एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और याद करने का ट्रिक भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। अभी बस आप इसको सुनो कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण हम पढ़ेंगे 361 से लेकर 367 तक। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। महात्मा गांधी से रिलेट करने के लिए मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो हैं ये 369 से लेकर 392 तक हैं। और संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, इनका जो है पाठ और निरसन, इसका जो है मतलब छोटा, जैसे कि मतलब क्या बताएं आपको, जैसे इंग्लिश में छोटा छोटा लास्ट में परिशिष्ट नहीं रहता है, उसके अंतर्गत लिखा रहता है कि क द स, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फुल फॉर्म चीज़ें फुल फॉर्म बना के लिखी गई हैं 393 से 395 तक। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। एक बार मैं अच्छे से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इसको, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। राज्यों के पुनर्गठन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान रखनी है, नागरिकता का नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत से है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक, ठीक है। और मूल कर्तव्य किस में है, भाग 4 के क में, और आर्टिकल 51 क में, ठीक है। और पंचायत किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 343, पंचायत और नगर पालिकाएं, ये दोनों चीज़ें भाग 9 में हैं, ठीक ना। और इसमें ये अलग से आपको अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, Art 243 आप बस ध्यान रखो। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे निर्वाचन, निर्वाचन 323, राजभाषा 343, और आपात संबंधी उपबंध जो है 352 से लेकर 360 तक। तो इनको हम लोग, आपात काफ़ी फेमस है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, भाग 18 के अंतर्गत ये आता है, ठीक ना। तो बस यहाँ से आपको इतने पॉइंट ध्यान रखना है। और बाकी एक पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के थ्रू, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत के अंतर्गत मिलाया गया था, ठीक है। तो बस इतने ही पॉइंट इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं क्योंकि समय काफ़ी लिमिटेड होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित और भी जितनी डिटेल हैं सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो लुसेंट पढ़ रहे हैं और उनको याद नहीं हो पा रहा है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।